अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा अकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, राजस्थान सेट, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, रीट, यूजी, पीजी, एमयू एंड जामिया मिल्लिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और आगे की मालूमात के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580611491 पर रब्ता कर सकते हैं। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग अपने इस टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है उर्दू शायरी का आगाज़। तो उर्दू शायरी का आगाज़ किससे माना जाता है? तो हम लोग पहले देखते हैं कि उर्दू का पहला गज़ल गो शायर किसे कहा जाता है। तो उर्दू का जो पहला गज़ल गो शायर माना जाता है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट है उर्दू का पहला नज़म गो शायर किसे माना जाता है? तो उर्दू का पहला नज़म गो शायर ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसु दराज को माना जाता है और उनकी जो नज़्म का नाम है वो है चक्की नामा। नेक्स्ट है उर्दू के पहले मसनवी नगार, तो ये है फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी। इनकी जो मसनवी का नाम है वो है कदम राव पदम राव। नेक्स्ट है उर्दू के पहले मरसिया निगार हैं अशरफ बयाबानी और इनकी जो मरसिया का नाम है वो नौसरहार है। नेक्स्ट है उर्दू का पहला कसीदा गो शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह को माना जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उर्दू का बाकायदा कसीदा गो शायर। एक तो है उर्दू का पहला कसीदा गो शायर, तो हम किसे मानेंगे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह को। और दूसरा वहीं पे बाकायदा जब लग जाता है उर्दू का बाकायदा कसीदा गो शायर, तो हम किसे मानेंगे? उर्दू का बाकायदा कशीदा गो शायर। तो यहाँ पे देखिए बाकायदा लगा हुआ और यहाँ पे सिर्फ पहला लिखा हुआ है, ठीक है। जब बाकायदा आएगा तो मोहम्मद रफ़ी सौदा होंगे और पहला कसीदा गो शायर आएगा तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह आएंगे। नेक्स्ट है जदीद शायरी का बानी अल्ताफ़ हुसैन हाली को और मोहम्मद हुसैन आज़ाद को माना जाता है। किसका? जदीद शायरी का बानी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे स्टार बना लें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हेडिंग उर्दू शायरी का आगाज़। तो उर्दू शायरी का आगाज़ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में उर्दू ज़ुबान के बाद हुआ। मतलब उर्दू ज़ुबान के बाद उर्दू शायरी का आगाज़ होता है। कहा जाता है कि उर्दू ज़ुबान का आगाज़ मुसलमानों की आमद से हिंदुस्तान में हुआ। किसकी आमद से? अगर सवाल आए कि उर्दू ज़ुबान का आगाज़ किसकी आमद से हिंदुस्तान में हुआ है, तो मुसलमानों की आमद से हिंदुस्तान में हुआ है। और मुसलमान सबसे पहले यहाँ पर किस सन में आए थे? तो 1712 ईस्वी में। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 1712 ईस्वी। नेक्स्ट है हिंदुस्तान में सबसे पहले आने वाला जो मुसलमान थे वो थे मोहम्मद बिन कासिम। हिंदुस्तान में जो सबसे पहले मुसलमान आए थे वो मोहम्मद बिन कासिम आए थे। और मोहम्मद बिन कासिम जो हैं वो किस रास्ते से आए थे? तो सिंध के रास्ते से आए थे। मोहम्मद बिन कासिम सिंध के रास्ते से हिंदुस्तान आए थे। और उर्दू की जाए पैदाइश सिंध से किसने बताया है? तो सैयद सुलेमान नदवी ने बताया है। आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि सिंध से उर्दू की जाए पैदाइश किसने बताई है, तो वो सैयद सुलेमान नदवी ने बताई है। और इनकी जो तसनीफ़ है उसका नाम है नक़ूश सुलेमानी। नक़ूश सुलेमानी, नक़ूश नक़ूश सुलेमानी इसमें बताई है, जो 1939 ईस्वी में शाये हुई है। किस सन में शाये हुई है? 1939 ईस्वी में। और 1939 ईस्वी में एक होता है तरक्की पसंद तहरीक, एक है हल्क़े अरबाब ज़ौक़। तो तरक्की पसंद तहरीक तो 1936 में बनी है और ये जो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ है ये 1939 ईस्वी में। तो 1939 ईस्वी जो है ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उर्दू ज़ुबान के बाद सबसे पहले शायरी सिन्फ़ वजूद में आई और
सबसे पहले कौन सी सिन्फ आई है? उर्दू ज़ुबान के बाद सबसे पहले कौन सी सिन्फ वजूद में आई? तो शायरी सिन्फ, और जिसकी शुरुआत 12वीं सदी में अमीर खुसरू को माना जाता है। ये जो शायरी की शुरुआत मानी जाती है वो अमीर खुसरू से मानी जाती है, लेकिन इनका कोई भी दीवान नहीं मिला, इसलिए उर्दू शायरी का पहला साहब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह को माना जाता है, और जिनका ताल्लुक कहाँ से था? दक्कन से था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह का ताल्लुक कहाँ से है? तो दक्कन से है। नेक्स्ट सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सल्तनत दिल्ली से देवगिरी ले गया था। जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो अपनी सल्तनत कहाँ से? दिल्ली से देवगिरी ले गए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दक्कन में एक अहद बना जिसका नाम बहमनी अहद पड़ा। क्या पढ़ा? बहमनी अहद पड़ा। और बहमनी अहद में ही हमें बाज़ाब्ता तौर पर उर्दू शायरी देखने को मिलती है। बाज़ाब्ता तौर पर बहमनी दौर में ही उर्दू शायरी को देखने को मिलता है। और जो सिन्फ है मसनवी, और जो मसनवी सिन्फ है वो कहाँ से? हमें बहमनी दौर से ही देखने को मिलती है। और उर्दू की पहली मसनवी दक्कन में लिखी गई। अगर पूछा जाए सवाल कि उर्दू की पहली मसनवी कहाँ पे लिखी गई, तो दक्कन में लिखी गई है। या दक्कन में कौन सी सिन्फ लिखी गई सबसे पहले? तो मसनवी सिन्फ लिखी गई है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि बहमनी दौर जो है 1347 से 1527 ईस्वी तक। बहमनी दौर का बानी किसे कहा जाता है? तो हसन गंगू को माना जाता है। बहमनी दौर का बानी जो है वो किसे माना जाता है? हसन गंगू को माना जाता है। और इनका जो पूरा नाम है वो है अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह। इनका पूरा नाम क्या है? अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह। और मुगलिया सल्तनत से अलग होकर बहमनी दौर का बानी हसन गंगू को माना जाता है, और इनका पूरा नाम अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह है। मुगलिया सल्तनत से अलग होकर उसने दक्कन में एक सल्तनत बनाई और जिसका नाम बहमनी दौर पड़ा। उस सल्तनत का क्या नाम पड़ा? बहमनी दौर पड़ा। और 1347 ईस्वी में उसने बहमनी दौर की रियासत कायम की। बहमनी दौर की रियासत कायम की किस सन में? 1347 में। और नेक्स्ट है, ये खुद 1347 से 1358 ईस्वी तक बादशाह रहे। कौन? तो हसन गंगू। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। बहमनी दौर में कुल बादशाह, मतलब बहमनी दौर में कितने बादशाह गुजरे हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। बहमनी दौर में कुल बादशाह 18 थे, जिनमें से 7वें नंबर पे फिरोज शाह थे और 9वें नंबर पे अहमद शाह थे। तो हम उनका सीक्वेंस देखते हैं कि कौन पहले हैं, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ से कि पहले नंबर पे हैं हसन गंगू, और दूसरे नंबर पे हैं आपके मोहम्मद शाह अव्वल, तीसरे नंबर पे अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, और चौथे नंबर पे है दाऊद शाह, और 5वें नंबर पे है महमूद शाह, और 6ठे नंबर पे है गयासुद्दीन शाह, और 7वें नंबर पे है शमसुद्दीन शाह, और 8वें नंबर पे है ताजुद्दीन फिरोज शाह, 9वें नंबर पे है शहाबुद्दीन अहमद शाह, और 10वें नंबर पे है अलाउद्दीन अहमद शाह, 11वें नंबर पे अलाउद्दीन हुमायूं शाह, 12वें नंबर पे है निज़ामुद्दीन अहमद, और 13वें नंबर पे है मोहम्मद शाह दोम, और 14वें नंबर पे है मोहम्मद शाह बहमनी सोम, 15वें नंबर पे है अहमद शाह दोम, और 16वें नंबर पे है अलाउद्दीन शाह दोम, और 17वें नंबर पे हैं वलीउल्लाह शाह, और 18वें नंबर पे हैं कलीमुल्लाह शाह। तो ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया कि वो 18 जो बादशाह गुजरे हैं वो कौन कौन से हैं, उनके नाम हमने देख लिया। अगर आप लोग सीक्वेंस याद करना चाहें तो आप लोग इसको कॉपी पेन लेके बैठें और उसको नोट डाउन करते हुए चलें, इससे इजाफा होगा आपकी तालीम में। नेक्स्ट सवाल है, बहमनी दौर में शायर और मुसन्निफ को हम देखते हैं। तो पहले जो हैं शेख ऐनुद्दीन गंजुल इल्म, और दूसरे हैं ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज। ये जो हैं ये 7वें नंबर के बादशाह हैं। ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज दूसरे नंबर पे है, और ये जो ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज हैं ये 7वें बादशाह फिरोज शाह के अहद में गुलबर्गा आए थे। ये जो 7वें नंबर के बादशाह हैं जिनका नाम है फिरोज शाह, ये कितने नंबर के बादशाह हैं? 7वें नंबर के। तो इन्हीं के अहद में ये गुलबर्गा आए थे। नेक्स्ट है, ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा थे। किसके खलीफा थे? तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा थे, और ये नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के शागिर्द थे।
کس کے شاگرد تھے؟ نصیرالدین چراغ دہلوی کے شاگرد تھے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہے نصیرالدین چراغ دہلوی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے استاد تھے، جن کے استاد تھے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے، تو وہ تھے نصیرالدین چراغ دہلوی۔ نیکسٹ ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا تخلص شہباز تھا، ان کا جو تخلص تھا وہ کیا تھا؟ شہباز تھا، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے کو پہلے نظم گو شاعر ہیں، جو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں وہ پہلے نظم گو شاعر ہیں، اور ان کی جو نظم ہے وہ ہے چکی نامہ، یہ اردو کی پہلی نظم ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی تصانیف، ان کی کچھ تصانیف ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، جیسے مرات العاشقین، پہلی جو ان کی تصنیف ہے وہ ہے مرات العاشقین، دوسری ہے ہدایت نامہ، تیسری ہے شکار نامہ، چوتھی ہے تمثیل نامہ، اور پانچویں ہے چکی نامہ، اور چھٹی ہے تلاوت الوجود۔ موسٹلی ان کی جو تصنیف ہے اس میں نامہ جڑا ہوا ہوگا، لیکن کچھ کو چھوڑ کے، جیسے یہاں پہ پہلی ہے اور لاسٹ والی چھٹی ہے تو یہاں پہ نامہ نہیں ہے، اور باقی میں آپ کو نامہ دیکھنے کو ملے گا، جیسے مرات العاشقین اور تلاوت الوجود، اور باقی آپ نامہ سے یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ اگلا دیکھتے ہیں میراجی شمس العشاق کی تصانیف، تو ان کی جو تصنیف ہیں وہ ہیں خوش نامہ، خوش نغز، شہادت التحقیق، مرغوب القلوب، جل ترنگ اور گلباس۔ اور ہم لوگ سیکوینس دیکھ لیتے ہیں کہ کس کا سیکوینس کس کے بعد ہے، تو میراجی شمس العشاق ہیں پہلے، اس کے بعد برہان الدین جانم ہے، نیکسٹ ہے امین الدین اعلیٰ۔ اب ہم لوگ چوتھے شاعر کو دیکھتے ہیں کہ اشرف بیابانی، ان کو مرثیہ کا بانی کہا جاتا ہے، جو اشرف بیابانی ہیں ان کو مرثیہ کا بانی کہا جاتا ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ان کی جو مرثیہ ہے وہ کون سی ہے، تو نوسرہار ہے۔ اور نصیر الدین ہاشمی کے مطابق اشرف بیابانی کو اردو مرثیہ کا بانی کہا جاتا ہے، کس کے مطابق؟ تو نصیر الدین ہاشمی کے مطابق، انہیں اشرف بیابانی کو اردو مرثیہ کا بانی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے اشرف بیابانی کی تصانیف، اب ان کی بھی کچھ تصانیف ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، جیسے لازم المبتدا، یہ نظم ہے اور اس میں 198 اشعار پر مشتمل ہے یہ، اور اس میں مزدوروں اور عورتوں کے مسائل کو پیش کیا گیا ہے۔ دوسری جو ان کی تصنیف ہے وہ ہے واحد باری۔ واحد باری یہ ایک لغت ہے جو امیر خسرو کی لغت خالق باری کے طرز پر لکھی گئی ہے۔ امیر خسرو کی لغت کا کیا نام ہے؟ خالق باری، اسی کے طرز پر واحد باری لکھی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے نوسرہار، یہ ایک مرثیہ ہے اور اس میں واقع کربلا کو پیش کیا گیا ہے۔ نوسرہار یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، یہ ایک مرثیہ ہے اور اس میں واقع کربلا کو پیش کیا گیا ہے۔ اور مرثیے کی پہچان جو ہم کرتے ہیں وہ کس سے کرتے ہیں؟ موضوع سے کرتے ہیں، اور اس کا جو اصل مقصد ہوتا ہے واقع کربلا سے ہوتا ہے۔ مرثیے کی پہچان ہم کس سے کرتے ہیں؟ تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرثیے کا پہچان جو ہوتی ہے وہ موضوع سے ہوتی ہے، اور اس کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ واقع کربلا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے فیروز شاہ، ان کا جو پورا نام ہے وہ قطب الدین فیروز شاہ ہے، پورا نام ہے ان کا قطب الدین فیروز شاہ، اور ان کی تصنیف جو ہے وہ پرت نامہ ہے۔ نیکسٹ جو ہے چھٹا وہ فخر الدین نظامی ہے، اور ان کی مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو بحر میں لکھی گئی ہے وہ ہے بحر متقارب۔ کون سی بحر ہے؟ بحر متقارب۔ نیکسٹ ہے بہمنی عہد کے 5 سلطنت ٹوٹی، اس کے نام دیکھتے ہیں۔ یہ جو بہمنی عہد تھا اس کو 5 عہد میں توڑا گیا، یا 5 عہد میں وہ ٹوٹ کر بنی۔ تو پہلا جو ہے وہ قطب شاہی عہد ہے، دوسرا ہے عادل شاہی عہد، برید شاہی عہد، اور عماد شاہی عہد، نظام شاہی عہد۔ تو دوستوں یہاں تک ہماری ویڈیو کا آج لاسٹ ہے، آگے ہم لوگ اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کل کی ویڈیو میں، تو بنے رہیے آپ لوگ اس ویڈیو میں اینڈ تک، اور جڑے رہنے کے لیے آپ لوگوں کا بے حد شکریہ۔